लोगों को प्रणाम, और मुझसे जो छोटे हैं लेकिन अनुभव में, अभिव्यक्ति में, साहित्य में जो अपना परोपकार में, सेवा में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं, ऐसे महानुभावों को भी मैं सादर प्रणाम प्रवाहित करता हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के इस मंच पर मैं अपनी उपस्थिति को अपना सौभाग्य मानता हूँ। 2007 में जब अखिल भारतीय साहित्य परिषद का अधिवेशन दिल्ली में आयोजित हुआ था, यह मेरा सौभाग्य रहा कि उस अधिवेशन में भाई त्रिपुरारी लाल शर्मा और भाई विकास जी दवे सहित मैं भी मुझे उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक श्रोता के रूप में गया था, एक जिज्ञासा लेकर गया था, परंतु प्रकृति शायद कुछ और चाहती थी, इसलिए वहाँ पर अस्वस्थ होने से, विशेषकर एक अच्छे उपन्यासकार के रूप में नरेंद्र कोहली जी का जो एक राष्ट्रीय नाम था और उनका उद्बोधन था उस दिन, अस्वस्थता के कारण वह सौभाग्य मैं प्राप्त नहीं कर सका। ये पीड़ा लंबे समय तक मानस में चुभती रही। आज यानी उस जिज्ञासा की अभिव्यक्ति हेतु नहीं, कम से कम मुझे भारत सरकार ने पद्मश्री देकर आज मंच प्रदान किया। मैं अपने जीवन का इससे सबसे बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे अखिल भारतीय साहित्य परिषद के अधिवेशन में एक वक्ता के रूप में आपने अवसर दिया। मैं मूलतः हमारे मध्य प्रदेश में हम जहाँ पर बैठे हैं, यह जो विंध्य प्रदेश है, यह बघेली बोलियों की दृष्टि से बघेली का क्षेत्र है। हमारे मध्य प्रदेश में 4 जनपदीय क्षेत्र हैं, मूलतः बघेली, बुंदेली, मालवी और निमाली। ये चारों जनपदीय जो बोलियां थी, किसी जमाने में बोलियां थी, लेकिन आज वो लोक भाषा का स्वरूप ग्रहण कर चुकी हैं। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि बोली जब तक मौखिक रूप से हमारी जिह्वा पर और मानस में उपस्थित है, तब तक वह बोली है, लेकिन जब उसका लिखित स्वरूप तैयार हो जाता है, उसका शब्दकोश तैयार हो जाता है, उसका व्याकरण तैयार हो जाता है, उसका मानक स्वरूप तैयार हो जाता है, तो उसे हम लोक भाषा की श्रेणी में स्वीकार करते हैं। और मैं उसी माँ निमाड़ी का एक अदना पुत्र हूँ। 10वीं तक गांव में पढ़ते हुए गोगांवा मेरा निवास है। खरगोन जिले के पास 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव में निवास करता हूं। विद्यार्थी जीवन में जब व्याकरण की शुरुआत हुई, 8वीं के बाद 9वीं कक्षा से विषय लेकर साहित्य एक विषय होता था, वह आरंभ होता था। उस समय के जो वरिष्ठतम हमारे साहित्यकार थे, उनकी रचनाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित होती थी। दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी का पुष्प की अभिलाषा एक रचना हमारे पाठ्यक्रम में थी, और उसे पढ़ने के बाद में कहीं न कहीं ऐसा लगा, अंतस में ऐसा लगा कि इतने महान लोग जिनका पाठ्यक्रम में जिनकी रचना सम्मिलित है, तो और उनमें से एक दादा माखनलाल चतुर्वेदी जी हमारे निकट खंडवा में स्थित हैं, तो उनके कम से कम जीवित अवस्था में दर्शन करना चाहिए। क्योंकि उस समय ज्ञात हुआ था कि वे रुग्णावस्था में चल रहे हैं, इसलिए वे कहीं आने जाने की स्थिति में नहीं। कोई आर्थिक अवस्था अच्छी नहीं थी। घर से बिना आज्ञा गोगांवा से खंडवा गया उनके दर्शनों के लिए। वे विश्रामरत थे, खटिया पर थे। उनको प्रणाम किया। उनका बेटा कहाँ से आया है? उनके गोगांवा से आया हूँ दादा। अच्छा, वो खरगोन के पास वाला गोगांवा? जी दादा। कैसे आया? उनका आपके दर्शन करना था। अच्छा, कुछ लिखता भी है क्या? उनके दादा यूं ही तो बंदी थोड़ी बहुत कर लेता हूँ। बोले अच्छा चल,
मुझे कुछ सुना दो। हिंदी में लिखता है कि निमाड़ी में? हम तो दोनों में लिखता हूँ दादा। तो अच्छा दादा बड़े प्रसन्न मुद्रा में थे और उनका अच्छा सुना। तो उस समय एक चीन का युद्ध जब हुआ था तब पूरे हिंदुस्तान की दीवारों पर ऊन दो खून दो चीनियों को भून दो, ये नारे लगे हुए थे। शायद हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें भली भांति ज्ञात होगा। तो उस पर एक निमाड़ी व्यंग लिखा हुआ था। वो 4 पंक्तियां मुझे स्मरण थी, उनको सुनाई कि मरती तो एक उंदरी भी नहीं। उंदरी हमारे यहाँ निमाड़ी में चूहिया को कहते हैं। मरती तो एक उंदरी भी नहीं, न कट अरी का भून दो, न खुद तो धर्मन कपड़ता फिर, न हमका कष्टम खून दो। मतलब नेताओं पर व्यंग था कि खुद तो धर्मन कपड़ता फिर, न हमका कष्टम खून दो। जैसे एक किसान अपने बच्चे से कह रहा है कि सूट बूट में रहो बेटा, तुम तो न गली गली न मत फिरो, जब फाका कर लो खूब ज्यादा पर जोड़ नहीं कर तो डालडा को सिरो। उस जमाने में डालडा बड़ा प्रचलित था। न मारा नाना न त्या का देखो तो वो बड़ी जोर सी फाकर, न आई जाए कहीं कुतरी अगवाड़ सी तो पिछवाड़ सी बाकर। रहो तुम तो खूब मजा सी, न गुलाब राशि की बोतल पे हो, न खुद तो घर में टपड़ता फिर, न हमका कल तुम खून दे हो। मरती तो एक उंदरी भी नहीं, न हमका। दादा को एक निमाड़ी रचना सुनाई। उसके बाद दूसरी एक पाकिस्तान के युद्ध से शायद 67-68 की घटना है, जिस समय मैं उनके दर्शनार्थ वहाँ पर उपस्थित हुआ था। फिर एक हिंदी रचना उन्हें सुनाई जो पाकिस्तान युद्ध पर केंद्रित होकर लिखी थी, जवानी को आह्वान करते हुए कि जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश, और तेरे अरी अयुब भुट्टो गिरा धरा पर इनकी लाश। जवानी अंबिका रूप ले कर शुंभ निशुंभ का नाश। वो ये 2 रचनाएं उन्हें हिंदी और निमाड़ी की सुनाई। दादा बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने मेरे मस्तक पर हाथ फिरा। बेटा मेरी एक बात अगर तू माने तो ये 3 नाम मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि जी दादा, बोले सचेत, मस्ताना, जोशीला। ये 3 में से एक नाम से तू कविताएं लिखा कर। ये चंद्र कुमार, राम, लाल और ये सब हटा दे, बस जगदीश या तो सचेत लिख, या मस्ताना लिख, या जोशीला लिख। तो चूंकि उस समय नया नया व्याकरण की ओर 8वीं से शुरू हुआ था, अनुप्रास अलंकार के प्रति रुचि थी, तो जगदीश जोशीला नाम तब से मैंने देखा। और उनके आशीर्वाद में, यानी महापुरुषों के आशीर्वाद में भी कितना प्रताप होता है, यह मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ कि उनके आशीर्वाद के स्वरूप जगदीश जोशीला को भारत सरकार ने इस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया। लंबी राजनीतिक यात्रा के बाद जब वापस मैं 1980 में निमाड़ में वापस गया, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अन्य हमारे जनपदीय क्षेत्र के लोगों की तुलना में हमारा निमाड़ी बोलने में सार्वजनिक तौर पर संकोच करता है, एक झिझक महसूस करता है। उसे नहीं हिंदी आती तब भी वो हिंदी को समाविष्ट करके और किसी तरह अपनी बात कहने की कोशिश करता है। यह बात कहीं न कहीं मुझे गहरे से चुभी। हमने उसका विश्लेषण किया। हमने एक शुरुआत की, एक संगठन बनाकर कि जैसे उज्जैन में पहले टेपा सम्मेलन होता था जिसमें देश के विख्यात लोगों को आमंत्रित करते थे और वो पूरे देश को चर्चित रहा। तो टेपा मूलतः मालवी का शब्द है। टेपा मतलब अनपढ़ गंवार, ठेठ गांव का व्यक्ति। इसी तरह हमने थापा सम्मेलन की एक शुरुआत की 1990 से, और प्रतिवर्ष हर कार्यक्रम में, हर धार्मिक पर्व पर मुफ्त में बिना पारिश्रमिक दिए हमारे निमाड़े कवियों को हम मंच पर बुलाते थे और खापा सम्मेलन से, ताकि अपनी बोली को में रचनाएं सुनकर लोग भी प्रेरणा लेकर अपनी बोली को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दें। लेकिन वह प्रयोग ज़्यादा सफल नहीं रहा। 4, 5, 6 वर्षों तक चलाने के बाद आमतौर पर दूसरे क्षेत्रों में जो भामाशाह आयोजनों के लिए उपलब्ध हो जाते हैं, मुझे उपलब्ध नहीं हुए। 2001 में हमारे पास एक अखिल निमाड़ लोक साहित्य परिषद का गठन था।
19 सितंबर 1953 को अखिल निमाड़ लोक साहित्य परिषद का गठन हुआ था। और उस समय के जो विद्वान लोग थे, जिनके मन में एक पीड़ा थी, जिन लोगों को यानी ऐसा लगता था कि निमाड़ी को किसी तरह फिर से उन्नत करना चाहिए, समुच्चत करना चाहिए, तो उन्होंने ये संस्था बनाई थी और जगह जगह अधिवेशन किए। 1900 यानी 40 वर्षों तक श्रम करने के बाद भी जो सार्थक परिणाम होने चाहिए थे वो नहीं हुए। 2001 में हमारे पास उस समय के सारे विद्वान लोग, सारे साहित्यकार लोग आए। उन्होंने कहा कि आप ये जो वेदा साहित्य संगम के माध्यम से कार्यक्रम चलाते हो, उसे इस सबसे पुरानी संस्था के माध्यम से आरंभ करो। और 2001 से हमने अखिल निमाड़ लोक परिषद का दायित्व वहन किया। मित्रों, हमने देश के मानव संसाधन विभाग से निवेदन किया कि किसी बोली को राज्य भाषा की मान्यता देने के लिए क्या करने की आवश्यकता होती है। हमें ज्ञात हुआ, वहाँ से उनका निर्देश प्राप्त हुआ, उनसे जानकारी प्राप्त हुई कि जिस बोली का व्याकरण, शब्दकोश और मानक तय है और उसमें प्रकाशित साहित्य, ये संपूर्ण तैयार करके संलग्न करके यदि भारत सरकार से आप आवेदन करते हैं तो उस बोली को राजभाषा की मान्यता दे दी जाती है। हमने सारी तैयारियां की। हमारी परिषद की संपूर्ण निमाड़ में जो इकाइयाँ थी उनसे शब्द आमंत्रित किए। उन शब्दों को निर्माण करने के लिए 2005 में एक कमेटी बनाई, व्याकरण कमेटी तैयार की, शब्दकोश कमेटी तैयार की। और उस समय के जो दिग्गज यानी इस परिषद के गठन के समय दादा माखनलाल चतुर्वेदी और पद्मश्री रामनारायण उपाध्याय जी का भी आशीर्वाद प्राप्त रहा, राजनेताओं का भी सहयोग रहा। लेकिन उससे 2006 में उसे तैयार करके 2000 में प्रकाशन करवा के जब भारत सरकार के को भेजा तो भारत के गृह मंत्री मिस्टर रतिराम जी का ये पत्र परिषद को प्राप्त हुआ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 के अंतर्गत किसी बोली को राजभाषा की मान्यता देना ये राज्य शासन का अधिकार है, अतः कृपया आप उनसे संपर्क स्थापित कीजिए। हमने बहुत प्रयास किया, संपर्क किया, सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे कागजात जितने थे वो संलग्न करके शासन तक पहुंचाए, लेकिन वो उनके शासन के कान पर जो नहीं रेंगी। और ये 15 वर्षों बाद भी आज तक उसका कोई प्रत्युत्तर हमें प्राप्त नहीं हुआ। उसके कारणों का जब विश्लेषण किया तो हमें लगा कि विभिन्न विधाओं में साहित्य नहीं होने के कारण निमाड़ी में केवल पद्य विधा में साहित्य है, और पद्य विधा के साहित्य से ही कोई बोली भाषा नहीं बनती है। तो फिर सृजन की एक यात्रा आरंभ की। भजन, गीत, कविता, लावनी और ये सारा साहित्य था संत सिंगासी से लेकर। फिर हमने कहानियों का संग्रह लिखा, 3 भागों में कहानियां प्रकाशित हुई। और निमाड़ी का पहला निमाड़ी उपन्यास भले की जड़ पता में लिखा, जो इस देश का निमाड़ी का एकमात्र उपन्यास बनकर रह गया। न हमसे पहले न उसके बाद में किसी ने लिखने की कोशिश की, और देश के प्रथम उपन्यासकार के रूप में हमें स्वीकारा गया। विभिन्न विधाओं का साहित्य, बहुत विभिन्न विधाओं का गद्य में और पद्य में सृजित किया। इस तरह 28 पुस्तकें सृजन की। और सबसे बड़ी बात यह थी, हमें यह लगा कि हमारे निमाड़ के व्यक्तित्वों का जब तक पूरे राष्ट्रव्यापी परिचय नहीं होगा तब तक हम अपने निमाड़ की पहचान नहीं बना पाएंगे। तो चिंतन करने पर हमें 4 व्यक्तित्व उपलब्ध हुए जो हमारे निमाड़ी के, जो अपने जीवन काल में तो जननायक रहे, लेकिन अपने स्वर्गवासी होने के बाद एक लोकनायक के रूप में, एक देवनायक के रूप में देव पुरुष की तरह जो पूजे जाने लगे। उनमें सबसे पहले संत शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी केरल के थे। 5 वर्ष की अवस्था में वो हमारे निमाड़ के ओंकारेश्वर में आकर उन्होंने
दीक्षा प्राप्त की, वहीं साधना प्राप्त की और वहीं उन्हें वैदिक सनातन धर्म का जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे उन्होंने पूरे देश में स्थापित करके वैदिक सनातन धर्म की स्थापना की। आदि शंकराचार्य जी, उसके बाद में संत सिंगा जी। इस देश में जो हमारा 325 साल का भक्ति काल रहा है, उस भक्ति काल में हमारे मध्य प्रदेश में केवल निमाड़ में संत सिंगा जी ने जन्म लिया, उसके अलावा कोई भक्त कभी पैदा नहीं हुआ। तो संत सिंगा जी ने जिस निमाड़ी को समृद्धि प्रदान की, एक विस्तृत साहित्य उन्होंने सृजन करके एक अद्वैत का जो निर्गुण धारा देश के लोगों को में प्रसारित करते हुए ईश्वर तक पहुंचाने का जो उन्होंने मार्ग प्रदीप्त किया था, वे अपने जीवन काल में लोकनायक रहे और उसके बाद में देव पुरुष की तरह आज भी इन 504 वर्षों बाद भी वे जन जन के पूजे जाते हैं। लाखों लोग उनकी समाधि पर एकत्रित होते हैं और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन की समस्याओं का निराकरण करते हैं। इसी तरह तीसरी माँ अहिल्याबाई होलकर, मेरे निमाड़ के महेश्वर में माँ अहिल्याबाई होलकर ने 30 वर्षों तक भगवान शिव को अपना आराध्य मानकर, सत्ता का संचालक मानकर लोगों की शासन चलाया और लोगों की बुनियादी समस्याओं का हल करके इस संपूर्ण विश्व के जितने धार्मिक स्थल, तीर्थ स्थल थे, सब दूर देव मंदिरों की स्थापना करके और प्रशासन में भी एक आदर्श स्थापित किया, जो अपने जीवन काल में महापुरुष रही, लेकिन उसके बाद में आज देवी के रूप में पूजी जाती हैं। और चौथे, आज़ादी के समय पर 1857 की क्रांति असफल होने के बाद टंट्या भील नामक आदिवासी युवक ने अंग्रेजों की नाक में दम करके 12 वर्षों तक अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए फांसी के तख्ते पर झूले। वही जो आज आदिवासियों के भगवान माने जाते हैं, इन चारों महापुरुषों पर वृहद शोधपूर्ण उपन्यास लिखकर पूरे देश को हिंदी में समर्पित किया। इन सारी साधनाओं को देखते हुए कहीं लगता है, यह अधिकारपूर्वक यह बात कहना चाहता हूं मैं कि 2014 के बाद इस देश की दूरस्थ प्रतिभाओं का चयन करके यदि किसी ने प्रतिष्ठित और सम्मानित करने का कार्य किया है तो वह भारत की सरकार, मोदी सरकार ने किया। 2014 के बाद, इसके बाद में तो मुंह दिखाई होती थी, कौन किसका पट्टा है, कौन किसके परिचय में है, कौन किसके संपर्क में है, कौन किसके निकट है, उन लोगों को उपलब्ध होता था। मैं एक 2-3 कार्यक्रम हमने प्रधानमंत्री जी के देखे थे हमारे खरगोन चुनावी दौर में। वे जब मंच पर उपस्थित हुए तो उपस्थित होते ही सबसे पहले उन्होंने जनता से पूछा, अरु मजामा कई हाल छे। आप आश्चर्य करेंगे, आकाश तक गुंजायमान हो गया था लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से और उस कोलाहल से, मोदी मोदी मोदी, श्री राम श्री राम श्री राम। उसके कारण का जब हमने बारीकी से विश्लेषण किया तो हमें ये लगा कि प्रतिष्ठित व्यक्ति यदि अपने क्षेत्र, जिस क्षेत्र में जाते हैं और उस क्षेत्र में, उस बोली में, उस भाषा में अपनी बात कहते हैं तो वो लोगों को कहीं आकर्षित करती है, उन्हें अपनत्व महसूस होता है, उन्हें वे अपने लगते हैं। जब लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि आज हमारे जितने भी महापुरुष हैं, आज हमारे जितने भी कार्यरत साथी हैं, जितने भी मित्र हैं जो साहित्य जगत में जीवित हैं, अपने अपने क्षेत्र की बोलियों को विस्मृत करके नहीं अभी तो राष्ट्रभाषा हिंदी को भी क्षति पहुंचा रहे हैं। वे बोली को शक्ति देने के बजाय
उस बोली का एक अंत की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। कोई व्यक्ति छोटा सा अधिकारी बनने के बाद भी अपने गांव में जाने के बाद हिंदी और इंग्लिश में बात करेगा, अपनी बोली में बात नहीं करेगा। हम जब तक बोली को प्रोत्साहन नहीं देंगे, हम बोली को जब तक समर्थन नहीं देंगे, हम अपनी मातृभाषा में जब तक लोगों के बीच में जाकर बात नहीं करेंगे, तब तक हम ये विलुप्त होती हुई बोलियों को जीवन दान नहीं दे सकेंगे। और जीवन दान यदि हमने नहीं दिया और यदि वो बोलियां समाप्त हो गई, तो उन बोलियों के साथ वह बोली और भाषा तो ठीक है, लेकिन उस जनपद की संस्कृति भी रसातल को चली जाएगी, जिसे खोजना सुलभ नहीं होगा। मेरा निवेदन है, विशेषकर मैं अपने भारतीय साहित्य परिषद के मित्रों से भी आग्रह करूंगा, विभिन्न क्षेत्रों में जो हमारे जो जिला इकाइयां हैं, वे क्षेत्रीय बोलियों के जो संगठन बने हुए हैं, उनसे संपर्क स्थापित करके उन क्षेत्र के आम लोगों से मिलकर उनकी बोली में बात करने की यदि प्रयास शुरू करेंगे, तो कहीं न कहीं हम बोलियों को जीवन दान प्रदान कर देंगे। और उस जीवन दान देने के पीछे जो भाषा और संस्कृति की सुरक्षा होगी, उसे युग युग तक आपको, आप काम करने वालों को, आप बोली बचाने वालों को कोई यह जनमानस नहीं भूलेगा। मैं इतना अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत करके अपनी बात समाप्त करूंगा। और मुझे यह बड़ा सौभाग्य जो प्राप्त अखिल भारतीय